हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हमने देखा केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है। फिर हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्शन की स्पीड ही बोलते हैं। फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और ऐसे कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन, कि जो रिएक्शन रेट है, जो कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती जाएगी और डिक्रीज करती जाएगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती जाएगी। रिएक्टेंट्स यूज्ड अप होंगे तभी जो जाके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूज्ड अप होती है, उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है जिसमें हमने कंसंट्रेशन को लिया है विद टाइम एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कैसे इंक्रीज करती है टाइम के साथ साथ। अगर हमें फिगर देखें तो फिगर से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही हैं। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब टाइम जो है वो ज़ीरो होगा, जब टाइम जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, सिर्फ जो रिएक्टेंट्स होंगे वही प्रेजेंट होंगे। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। ये जो लाइन है ये प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बिगनिंग में जो रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी, प्रोग्रेस होगी रिएक्शन की, तो जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज होती जाएगी और जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो चेंज है कंसंट्रेशन का वेरियस स्पीशीज़ का, वो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी से होगा, और जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो अप्रोच करेगी फाइनल स्टेट में तो वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। देखो, स्टार्ट रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, मतलब जीरो के बराबर ही होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट्स की पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा यूज़अप होंगे, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इनिशियल स्टेट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन जो है अपने फाइनल स्टेट तक पहुंचेगी, मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे, तो तब क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो अब इंक्रीज होगी है। तो रिएक्टेंट जो पहले इसलिए बोलते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, बिगनिंग में जल्दी जल्दी से जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो जल्दी जल्दी से होती जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट का जब फाइनल स्टेट आएगी तो जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो ऑलरेडी यूज्ड अप होगी है, तो इसलिए क्या होगी, जो रिएक्शन है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, स्लोली स्लोली होती जाएगी, आराम आराम से होती जाएगी। और इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो स्टार्ट रिएक्शन के स्टार्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और वो डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे टाइम जो है वो होता जाएगा। वो इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, फिर डिक्रीज करता जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स में, कि जो कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। वो हमने देख लिया कैसे करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होंगे और आस्ते आस्ते वो यूज्ड अप हो जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब अगर हम गैस फेज का रिएक्शन देखें जिसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स होंगे गैसेस की वो भी इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को।
अगर क्या करेंगे, प्रेशर की इंक्रीज करने से क्या होगा, जो गैस फेज की जो रिएक्शन होगी उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज करेंगे। प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और देयरफॉर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो आपस में जल्दी जल्दी से इंटरेक्ट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। ये है डिपेंडेंस किसकी, रिएक्शन रेट की कंसंट्रेशन पे। अब इसको बताने के लिए कि कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट रेट कैसे डिपेंड करता है, एक लॉज भी हैं कुछ। तो जो लॉ है वो क्या है, पहला है लॉ ऑफ मॉस, लॉ ऑफ मॉस एक्शन। ये जो लॉ है ये रिलेशनशिप बताता है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो चेंज करता है। तो ये जो लॉ है वो क्या बताएगा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। कि ये जो लॉ है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन के बीच में और जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उसके बीच में। और ये जो लॉ है ये दो नॉर्वेजियन केमिस्ट ने दिया था, गुल्डबर्ग और वेज ने 1867 में। गुल्डबर्ग और वेज ने इनको 1867 में इस लॉ को दिया था और इस रिलेशनशिप को बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसके बीच में रिलेशनशिप देगा, रेट ऑफ द रिएक्शन के बीच में और जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी मोलर कंसंट्रेशन के बीच में। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at a given temperature, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reactants। कि एक गिवन टेम्परेचर में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। किसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। सो हम कंसिडर करेंगे एक सिंपल रिएक्शन जिसमें जो ए है वो बी के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, 2AB बना रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो इनका इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कैसे हम लिखेंगे, रेट किसके बराबर होगा, रेट जो होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी के। ए और बी क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ए बी जो है प्रोडक्ट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये जो ए और बी जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करें, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को। तो ये जो ए और बी हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और दो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब रेट जो है वो हमने बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हम के जो है वो कांस्टेंट लगाएंगे तो आ जाएगी हमारे पास एक्सप्रेशन ये कि जो रेट है वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। के जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम रेट कांस्टेंट भी बोलेंगे और इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रेट ऑफ द रिएक्शन का मेजर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है, उसकी स्पीड को मेजर करता है, इसलिए इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोला जाएगा और क्या बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब अगर कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट्स की हम लेते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व करे, यूनिटी लेते हैं मतलब 1 के बराबर लेते हैं, तो जो ए है और बी है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस रिएक्शन में, तो इस एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन। ए की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि अभी हमने 1 ली है, और बी की भी कितनी हो जाएगी 1, तो के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का वो एट गिवन टेम्परेचर में, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ही होगा। लेकिन जब हम मोलर कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की जो है वो यूनिटी लेंगे, जब हम मोलर कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की यूनिटी लेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट के ही बराबर होगा। तो जो रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन का वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर होगा। लेकिन जब हम रिएक्टेंट्स की जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो रिएक्टेंट स्पीशीज हैं, जब हम उनकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे, 1 के बराबर लेंगे। तो इसलिए जो रेट कांस्टेंट है इसको हम स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं।
ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमें क्या बताता है कि रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और मोलर कंसंट्रेशन के बीच में। और ये जो लॉ है वो क्या बताता है कि गिवन टेम्परेचर में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, वो दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और मोलर कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देख लिया कि रेट कांस्टेंट भी क्या होता है। अब रेट कांस्टेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमें इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये क्या मेजर करता है, एक रिएक्शन का रेट को मेजर करता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतनी फास्टर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहा है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। अगर ये ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, उतनी फास्टर होगी, उतनी ज़्यादा होगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट स्लो रिएक्शन, और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा, और उतना जो है वो इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन जो है वो क्या है, स्लो है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक ये है, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। अब हम ये नहीं बोलेंगे हर एक जो रिएक्शन हमने ली है उसकी जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। हर एक जो रिएक्शन होगी उसकी जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। फिर नेक्स्ट है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कॉन्स्टेंट एंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन हाउएवर इट चेंजेस विद टेम्परेचर। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये जो के की वैल्यू है वो फिक्स्ड होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक केमिकल रिएक्शन के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो ये के की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि जो के की वैल्यू है, ये जो रेट कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो वैल्यू है के की वो कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होगी, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट के बराबर कर रहे थे तो जो हमने कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स की उनको यूनिटी के बराबर लिया है। तो मतलब यूनिटी का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, वो यूनिटी के बराबर है, तो उसका मतलब वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो मतलब ना के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कंसंट्रेशन हमने क्या ली होती है, यूनिटी ली होती है। सो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कंसंट्रेशन के बीच में कि कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो हमें बता रहा है।